फॉस्फेट आयन के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही पूरे के पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा देता है, नेगेटिवली चार्ज लगा देता है, जिसकी वजह से डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब आपको पता चलेगा कि डीएनए का मॉलिक्यूल क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके पास फॉस्फेट आयन होते हैं, और फॉस्फेट आयन क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से पूरे इंटायर डीएनए के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स आज जो हम एक्चुअली हमारे जो शॉर्ट आंसर हैं आपके इस चैप्टर के, चैप्टर 22 के, जिसका नाम क्रोमोसोम एंड डीएनए है, उसको आज हम थोड़े सॉल्व किए हैं। और मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को एक्चुअली आपकी बुक आई भी नहीं है, तो अभी तक तो रेफरेंस भी, गाइड्स वगैरह भी आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होगी। तो मैंने आप लोगों के लिए आसानी ये की है इस वीडियो के अंदर कि आप ये थोड़ा क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ के कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और इधर मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं ये बिल्कुल करेक्ट नोट्स हैं, आप चाहे तो इनको आप अपनी बोर्ड्स की स्टडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकायदा चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको बस कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको दिया हुआ है। एंड डेट नोट्स इज एक्चुअली प्रोवाइडेड इन द सम अमाउंट, सो यू कैन पे एंड गेट द नोट्स। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम बिना वो टाइम ज़ाया किए। पहला आपकी जो बुक का सवाल है वो ये है कि वाई इज़ डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अभी तो सवाल ये कर रहा है कि भाई क्यों डीएनए का मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज है। इसलिए क्यों डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है ना बच्चों, ये किससे बना हुआ होता है आपका, ये बना हुआ होता है तीन चीज़ों से। एक तो फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है, और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है इसके अंदर हमारे पास, वो होता है आपकी राइबोस शुगर। तो ये क्या होती है हमारे पास, तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। दैट न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज इन द वर्टिकल लाइन विच मेक योर डीएनए स्ट्रैंड, एंड जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप किसमें पाया जाता है, बैकबोन में। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। The phosphate groups are negatively charged due to presence of phosphate ion which have negatively charged. This accumulation of negative charges along the DNA molecule imparts an overall negative charge to the DNA. Imparts का मतलब क्या होता है कि ये यानी कि ये फॉस्फेट आयन के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही पूरे के पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा देता है, नेगेटिवली चार्ज लगा देता है, जिसकी वजह से डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब आपको पता चलेगा कि डीएनए का मॉलिक्यूल क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके पास फॉस्फेट आयन होते हैं, और फॉस्फेट आयन क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से पूरे इंटायर डीएनए के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से बच्चों इधर हम समझते हैं कि वाई इज रेप्लिकेशन कॉल सेमी कंजर्वेटिव। अब बच्चों आपको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज ईच न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट वन पेरेंटल एंड वन न्यूली डॉटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूली जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं डॉटर स्ट्रैंड। द की कॉन्सेप्ट हियर इज आफ्टर रेप्लिकेशन ईच ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन one strand that was originally part of the parent DNA molecule, and this process conserve half of the original genetic material in each daughter DNA molecule। यानी कि वो DNA molecule जो replication की प्रोसेस के अंदर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर DNA molecule, making it conservative। These characteristics ensure the accurate transmission of genetic from one generation of cells to next generation। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन ऑफ सेल से दूसरी जनरेशन ऑफ सेल के अंदर ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र करने के लिए। सिंपल सी बात में हम ये समझ सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों तीसरा सवाल हमें ये बोलता है कि डू जीन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट। बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंट जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं स्ट्रक्चर में, अगर हैं तो इनका मेन डिफरेंस भी बताइए कि किन किन वजहों पे ये डिफरेंट है। तो देखो बच्चों ये सवाल थोड़ा लेंदी हो सकता है आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत प्रिसाइज पॉइंट्स बनाए ताकि आपसे याद कर सकें। कैसे बच्चों, सबसे पहली होती है ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे बच्चों कैसे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए कह सकते हैं उसे, या जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। वो क्या होता है बच्चों, वो सिंगल होता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में होता है, और लोकेट कहाँ करते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड रीजन में। देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एंड डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी नहीं होते, इसी वजह से उनके पास एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है बट लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता।
इसी तरीके से बच्चों यूकेरियोटिक सेल्स में क्या फ़र्क होता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटोटिस्ट, दे ऑल आर द यूकेरियोटिक सेल्स हैव देयर डीएनए enclosed within a membrane bounded nucleus. The DNA is organized into the multiple linear chromosomes located inside the cell. बच्चों ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क आ गया। इसी तरीके से बच्चों इधर जो दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल के पास बच्चों न्यूक्लियस होता है। इस बात को भी आपने याद रख लेना है, जो कि बहुत आसान सी बात है। तीसरा डिफरेंस क्या आता है बच्चों, डीएनए पैकेजिंग का। क्या मतलब डीएनए पैकेजिंग, क्या मतलब डीएनए पैकेजिंग से बच्चों, मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन नहीं होते, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कंडेंस नहीं हो पाता। जब वो कंडेंस नहीं होता तो पैक नहीं होता, इस वजह से उनके पास क्रोमोसोम भी नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते तो वो बिल्कुल सही तरीके से पैक भी नहीं होता, यानी कि एसोसिएटेड विद हिस्टोन इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इज रिलेटिवली सिंपल इन द पैकेजिंग। बच्चों ये बहुत ज़्यादा आसान होता है पैकेजिंग के अंदर, लेकिन इसकी जगह पर अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो बच्चों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और उनके पास वो न्यूक्लियोसोम भी बनाते हैं। अब अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप केमिकल कंपोजिशन वाला मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का उसमें मैंने पूरी बातें बताई हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द कॉम्प्लिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। बच्चों ये बात भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से बच्चों कुछ होते हैं इंट्रोन्स और कुछ होते हैं एक्सोन्स। इंट्रोन्स हम बोलते हैं बच्चों कोडिंग पार्ट को और एक्सोन्स बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट को। बच्चों टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास इंट्रोन्स नहीं होते बट एक्सोन्स होते हैं इन देयर जीन्स। द कोडिंग रीजन इन द कंटिन्यूस, इनके अंदर जो रीजन होता है जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इनके पास बिल्कुल यानी कि पूरी की पूरी जो स्ट्रैंड के पास जो कोड हैं सारे कोड होते हैं, यानी कोड से मुराद कि वो एमआरएनए के अंदर एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाते हैं एंड दैट मीनिंगफुल सीक्वेंस इज एबल टू ट्रांसलेट योर प्रोटीन्स। तो इनके पास ये एबिलिटी होती है। लेकिन इसकी जगह अगर हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या बच्चों डिफरेंस आता है, जीन्स ऑफन हैव इंटरॉन, यानी कि इनके पास नॉन कोडिंग रीजन भी होता है डेट नीड टू स्प्लाइस, जो कि क्या होता है जब भी एमआरएनए आता है जैसे कि ये इंट्रॉन वाला हिस्सा तो ये कट जाता है, कट के ये इनके पास जो कोडिंग पार्ट होते हैं जैसे कि एक्सोन वो आके जुड़ जाते हैं ऐसे आपस में। जब वो जुड़ते हैं देन उनकी क्या शुरू होती है, ट्रांसलेशन शुरू होती है बच्चों। ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन के, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होती है, उस वाले लेक्चर में होगा इंशाल्लाह आपको मिलेगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो बच्चों इसमें क्या हमें पता चला, जीन्स ऑफन हैव इंट्रॉन्स दैट नीड टू स्प्लिस्ट आउट ड्यूरिंग द आरएनए प्रोसेसिंग। समझे, जब आरएनए यानी कि एमआरएनए बन रहा होता है, एक्सोन्स कंटेंट और क्या होता है बच्चों, वो जो इंट्रॉन होता है वो कट के बाहर आ जाता है और जो एक्सोन्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, देन आपका आरएनए प्रोसेस होता है एंड दैट आरएनए इज कॉल्ड एमआरएनए एंड देन एमआरएनए गो टुवर्ड द योर राइबोसोम एंड स्टार्ट सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन व्हिच इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड बाय योर जीनोम। तो देख रहे हैं कितना आसान प्रोसेस है बच्चों। पांचवी किस तरीके से डिफरेंस हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल, वो इस तरीके से हो सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में और ट्रांसलेशन के लोकेशन की वजह से। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द सेम सेलुलर कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कंपार्टमेंट वहीं पर ही दिखती है। लेकिन इसके बारे से अगर हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस, उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस में होती है। ट्रांसलेशन जो होती है बच्चों किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। दिस स्पार्शियल सेपरेशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सब किसकी वजह से होता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से वो इजीली अपनी जो भी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर करते हैं, बाकी ट्रांसलेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस होती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से बच्चों चौथा सवाल पढ़ लेते हैं, इसमें हम लीडिंग और लैडिंग स्टेज के बारे में देखेंगे। बच्चों ये सवाल आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि लीडिंग एंड आपका लेगिंग स्टेज क्या होता है। जैसे कि बच्चों हमारे पास जब भी डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उसमें एक रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। क्या बनता है बच्चों, एक रिप्लिकेशन का फॉर्क बनता है। जैसे कि ये हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बना के देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों ये रिप्लिकेशन फॉर्क है, यानी कि एक बिल्कुल तरीके से ये एक गैप आ रहा है। यहाँ से बच्चों क्या होता है, ये जो आपकी स्ट्रैंड्स हैं ये खुलना शुरू होती हैं। इन स्ट्रैंड्स के यहाँ से फिर आपकी ट्रांसलेशन एक होती है जो लेगिंग स्टेज होता है उसमें 5 से 3 की तरफ स्टार्ट होती है, और आपका जो लेगिंग स्टेज होता है उसमें 3 से 5 की तरफ स्टार्ट होती है, यानी कि वो इस साइड रिप्लिकेट करता है और जो लेडिंग स्टेज होती है वो इस साइड, यानी कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज तरीके से क्या करती हैं, रिप्लिकेशन स्टार्ट करती हैं। ये प्रोसेस आप तरीके से समझ रहे होंगे, यानी कि जो लीडिंग होगी वो 5 से 3 की तरफ जाएगी और जो लेगिंग होगी वो किसकी तरफ जाएगी, 3 से 5 की तरफ जाएगी। ये थोड़ा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। और ये डिसकंटिन्यूस होगी, यानी कि इसमें आधा हिस्सा ऐसे बनेगा, फिर आधा हिस्सा ऐसे बनेगा और ये आधा हिस्सा ऐसे बनेगा, किसके अंदर, लेगिंग के अंदर। लेकिन अगर आप लीडिंग में देखेंगे तो वो बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से क्या होती रहेगी बच्चों, ट्रांसक्राइब होती रहेगी, उसमें
में कोई भी आधे हिस्से नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं बच्चों, ये बात इन दोनों के अंदर लिखी हो, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल डिटेल तरीके से इसमें लिखा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों इसमें हम पाँचवें सवाल की तरफ देखते हैं, तो इसमें हमारे सबसे गिव द नेम ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ऑल्सो गिव देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, अगर आपने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को मेरे लेक्चर में समझा तो आपको बहुत आसानी से ये बात भी समझ में आएगी कि देखिए सिंपल एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हेलिकेस। हेलिकेस का काम क्या होता है, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंड्स होती है उनको अनवाइंड कर देना। जैसे ये हमारे पास स्ट्रैंड्स है, ये स्ट्रैंड्स है बिल्कुल वाइंड हुई हुई हैं आपस के अंदर ऐसे। तो बच्चों इन स्ट्रैंड्स को क्या करना होता है, अनवाइंड करना होता है, इनको खोलना होता है। तो खोलने का काम कौन सा एंजाइम करता है बच्चों, इन स्ट्रैंड्स को हेलिकेस करता है। फिर हमारे पास आता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है बच्चों, रिलीव्स द ट्राइसोनल स्ट्रेस जनरेट बाय द अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड बाय क्रिएटिंग अ निक एंड डीएनए। तो बच्चों टोपो आइसोमरेज क्या करता है, जो कि स्ट्रेस जनरेट होता है, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, यानी कि खिंचाव जो होता है स्ट्रैंड के अंदर, उसको जनरेट करता है ताकि इजीली आपका जो भी प्राइमर है या यानी कि डीएनए पॉलीमरेज से आके एक्यूरेटली उस डीएनए पे आके बैठ जाए। तो ये काम किसका होता है बच्चों, टोपो आइसोमरेज एंजाइम का होता है। और तीसरा जो हमारे पास एंजाइम होता है बच्चों प्राइमेज होता है। प्राइमेज क्या करता है बच्चों, जब भी डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होकर स्ट्रेस आ जाता है उनके पास, तो इनिशियली ये आके क्या करते हैं बच्चों, बाइंड कर जाते हैं ऐसे। ये भी बच्चों न्यूक्लियोटाइड के पीस होते हैं। क्या प्राइमर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के। ये प्राइमेज क्या होता है बच्चों, सिंथेसाइज करता है, सॉरी बच्चों प्राइमर्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंथेसाइज शॉर्ट डीएनए शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट, यानी कि ए से आरएनए प्राइमर बनाएगा, यानी कि छोटे छोटे टेम्पलेट बनाएगा आरएनए के बने हुए होंगे, और किनके 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 बरक्स बनाएगा, बिल्कुल डीएनए के मुताबिक बनाएगा, जो क्या करेंगे आपकी रिप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो एंजाइम इस काम के अंदर स्टार्ट होगा उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इस तरीके बच्चों तीसरे पे हमारे पास आ जाता है मेरे ख्याल से इफ़ आई एम राइट चौथा या पांचवा एंजाइम है ये मेरे ख्याल से, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या करता है बच्चों, ये पूरी रिप्लिकेशन की प्रोसेस को कैटालाइज करता है, यानी कि स्पीड अप करता है बाय द एडिशन ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि वो कौन से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करके टू द थ्री एंड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द इलोंगेशन। जब भी आपकी जो स्ट्रैंड लंबी हो रही है उस वक्त ऐड करता है। इज दिस मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए सिंथेसिस इन द लीडिंग एंड लेगिंग स्टेज। मैंने आपको ऊपर बताया लेगिंग एंड लीडिंग स्टेज के अंदर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इलोंगेशन करवाता है, यानी कि जो स्ट्रैंड आपकी बड़ी हो रही है वो नहीं एंजाइम की वजह से होती है। फिर हमारे पास लाइकेज आ जाता है। लाइकेज क्या करता है बच्चों, जो भी कट हुआ है बीच के अंदर, मैं आपको बताया लीडिंग स्टेज के अंदर जो कट आ रहे थे वो आपस में चिपकेंगे कैसे, वो चिपकेंगे ऐसे, जो लेगिंग स्टेज के अंदर जो कट्स थे, जो डिसकंटिन्यूशन थी वो इस एंजाइम की वजह से चिपक जाती हैं, एंड देन डेट लेगिंग स्टेज इज कंटिन्यूस नाउ। उसके बाद बच्चों हमारे पास इधर जो अगले एंजाइम आते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी आ जाते हैं और एंडोन्यूक्लियस भी आ जाते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है बच्चों, ये डीएनए पॉलीमरेज पजेस प्रूफ रीडिंग, यानी कि जो भी मिस्टेक हो जाती है डीएनए के अंदर सीक्वेंस के अंदर, फिर ये एंजाइम आके क्या करता है उनको कट करके हटाता है, एंड देन अगेन ज्वाइन डेट स्ट्रैंड। समझ रहे कितना ही प्रिसाइज काम चल रहा है आपके डीएनए के अंदर, पूरी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा हुआ है। तो बच्चों अब हम छठा सवाल देखते हैं, बोलता है आर इंट्रोन ट्रांसक्राइब एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। यस, इंट्रोन आर ट्रांसक्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल आरएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस नाउन एज ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इंट्रोन इज अ नॉन कोडिंग पार्ट, लेकिन वो ट्रांसक्राइब कर सकता है ड्यूरिंग इनिशियल आरएनए मॉलिक्यूल प्रोसेस, जब भी हम आरएनए के मॉलिक्यूल को प्रोसेस कर रहे हो, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन। लेकिन वो प्रोटीन नहीं बना सकते। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जनरेट करने की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हाँ एमआरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकते हैं। ये बात इधर कहने का जरूर मकसद है इसका। इसी तरीके से जो सातवां सवाल है हमारे से पूछता है कि गिव चेंजेस अकर इन द एमआरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसफर। तो ये सवाल भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या आते हैं, द चेंजेस ड्यूरिंग द अकर इन द एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जैसे कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि द एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट बाय एन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बच्चों। द इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट नाउन इज प्री एमआरएनए, यानी कि जो इनिशियल जो एमआरएनए बनता है उसको हम प्री एमआरएनए बोलते हैं। इसके पास बहुत एक्सोन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। उसके बाद आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, इसमें हम बोलते हैं कैपिंग होना। 5 केप इज एडेड टू 5 एंड ऑफ द प्री एमआरएनए, कैपिंग होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, द केप कंसिस्ट ऑफ अ मॉडिफाइड गायनोसिन न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड आके, या गॉनी नहीं गायनोसिन लिखा हुआ है, खैर गॉनी नहीं, उसके ऊपर आर्केड होते हैं। हेल्प इन द एमआरएनए स्टेबिलिटी प्रॉपर स्पेसिंग एंड रिकॉग्निशन बाय द ट्रांसलेशन मशीनरी, और जो कि क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करवाते हैं आपके राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम ही इस एमआरएनए को पढ़ता है। फिर पोली एडिनाइलेशन होती है, कि क्या होती है, पोली ए टेल अ सीक्वेंस ऑफ एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एडिनाइन जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस भी ऐड होता है टू 3 एंड ऑफ द प्री एमआरएनए के तीसरी टेल के ऊपर। फिर स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग किसकी होती है बच्चों, नॉन कोडिंग पार्ट की होती है। आर रिमूव फ्रॉम द प्री एमआरएनए
through a process called a splicing और एक्सॉन कोडिंग पार्ट कंट्रीब्यूट टुगेदर टू फॉर्म अ मैच्योर mRNA मॉलिक्यूल। फिर न्यूक्लियर से बाहर एक्सपोर्ट कर जाता है एंड देन mRNA इज रेडी फॉर योर ट्रांसलेशन। ये मीन्स द प्रोसेस टू मेक योर प्रोटीन्स, उसके लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने कितना बेहतरीन लिखा है बच्चों। इस तरीके से 8वें सवाल में हमें क्या बताता है, गिव साइट अ राइबोसोम एट देयर फंक्शन एंड इनके बताया गिव साइट एट राइबोसोम एंड देयर फंक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देखिए बच्चों, राइबोसोम के पास जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है उसके पास 3 साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ए साइट, बी साइट और ई साइट। इन तीनों साइट को आप इजीली पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत आसानी से लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आपको समझना है तो मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों इधर नवा सवाल आपके यहाँ आप इधर बता रहा है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड गिव फंक्शंस ऑफ एंड गिव द फंक्शन ऑफ डिफरेंट साइट्स। यानी कि इसकी 3 साइट्स हैं, कौन कौन सी, टी लूप आती है, एंटी कोडोन आती है, सही है, और ये अमीनो अटैचमेंट साइट, ये 3 साइट्स हैं जिनकी, और इसका टर्चरी स्ट्रक्चर है। तो हम इसकी साइट्स देख लेते हैं। साइट्स हमारे पास कितनी है, इसकी अमीनो एसिड अटैचमेंट आ गई, सही है, और उसके बाद एंटी कोडोन रीजन आ गया, एक्सेप्टर स्टेम आ गई। ये 3 साइड है हमारे पास, तो इनको भी आप देख सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। और चौथी हमारे पास आती है टर्चरी स्ट्रक्चर जिसके पास डी लूप होते हैं जो कि वेरिएबल लूप, टी लूप एंड वेरिएबल लूप भी होते हैं। बच्चों इनके फंक्शंस भी मैंने लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ना चाहें गौर से पढ़ेंगे तो आपको इजीली, मुझे पता है कि इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत आसान अल्फाजों में लिखा है और ये आपके पास बहुत ज़्यादा बोर्ड से एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। अच्छा, अब जो 10वां सवाल ये बोलता है कि आर म्यूटेशन ऑलवेज हार्मफुल, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इधर आपसे ये सवाल कर रहा है कि क्या म्यूटेशन हमेशा ही हार्मफुल होती है, तो आपको इसके अपोजिट जवाब देना है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हार्मफुल हो। तो आप जो बात करनी की ज़रूरी नहीं है तो उसको जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं, बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ये बात लगेगी और मुझे लगता है पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो भाई ये आज मेरे लिए आपके लिए तोहफा था। अगर आपको इसी तरीके के नोट्स चाहिए हो तो आप भाई मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। इसी टाइप के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट डेट नोट्स इज एक्चुअली पेड।